ओके जी स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आपका फ्रेडरिच अटैक से हम स्टार्ट लेंगे। जो आपकी नर्वस सिस्टम की जो पैथोलॉजी हम वहां से इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। देखिए फ्रेडरिच अटैक को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये जो आपका टॉपिक है इसको हमने बायो के अंदर भी डिस्कस किया था आपकी जेनेटिक्स के अंदर। अब फ्रेडरिच अटैक को पढ़ने से पहले मैं जो है इन सारी जो डिजीजेज आज हम पढ़ेंगे इनका पहले ओवरव्यू आपको दूंगा, ठीक है। फिर मैं आपको जो नोट्स वगैरह बनवाऊंगा। आपने कहना डिजीज है फ्रेडरिच अटैक्सी। इस फ्रेडरिच अटैक्सी में क्या होता है कि आपका जो एक तरह से जो डिफरेंट सेल्स हैं उन डिफरेंट जो आपके ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन्स के अंदर आपको पता है डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं। जब उन सेल के अंदर क्या होता है कि आपका एक तरह से जो आयरन होता है, जब आयरन की डिपोजिशन हो जाती है, जब आयरन जो होता है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, अकोमुलेट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब भी आपके सेल के अंदर, जब भी आपके किसी भी सेल के अंदर जो है वो किसी भी आपके मेटल्स की अकोमुलेशन हो जाती है, वो लंबे अरसे तक वहां पे जो है उसकी डिपोजिशन हो जाती है, वो वहां पे पड़ा रहता है। ठीक है, वो क्या करता है अपने में से फ्री रेडिकल जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये उस ऑर्गन्स को जाके डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने विल्सन डिजीज में पढ़ा था, वहां पे आपको पता है कि जो कॉपर ओवरलोड होता था तो कॉपर भी अपने में से क्या करता था, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होता था और फिर फ्री रेडिकल्स होते थे वो आपको हेपेटाइटिस वगैरह करवाता था। ठीक है, और इसी तरह जो आपका फ्रेडरिच एग्जिया होगा, इस फ्रेडरिच अटैक्सिया में क्या होगा कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपका आयरन होगा, ये आयरन जो होगा ये डिपोजिट हो जाएगा। जब जो होगा इस डिपॉजिट हो जाएगा, अकोमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और वहां पे लंबे अरसे पड़ा रहेगा, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये अपने में से क्या करेगा, फ्री रेडिकल्स को जनरेट करेगा। और ये जो फ्री रेडिकल्स होंगे ये जाके आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके डैमेज करेंगे। और हमने पढ़ा था कि आपके मेनली क्या होता है कि जो तीन ऑर्गन्स होते हैं वो आपके इसमें डैमेज होते हैं। पहले तो आपने कहना कि ये आपकी जो फ्रेडरिच अटैक्स होती है मल्टी सिस्टेमिक डिजीज होती है, ये आपके बहुत सारे सिस्टम को डैमेज करती है। आपने याद करना है कि ये आपके सीएनएस को डैमेज करता है। किसको? आप सीएनएस को डैमेज करता है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। जब आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है तो आपको डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, फिर आपने कहना है कि जो दूसरा मेन ऑर्गन इसके अंदर डैमेज होता है वो होता है आपका पेंक्रियाज। जब पेंक्रियाज डैमेज होता है तो आपको पेंक्रियाटाइटस होता है, और जब पेंक्रियाटाइटस होता है तो आपको डायबिटीज मिलाइटस भी इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर आपने कहना है कि जो तीसरा और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन इसमें डैमेज होता है वो आपने कहना है कि जो आपका हार्ट होता है, वो हार्ट आपका डैमेज होता है और आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी मिलती है, और जो इसमें मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ भी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो ये है, हम ऊपर चलते हैं और चलो जो है आपको जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम जो है अपनी डिजीज जिसको डिस्कस करेंगे वो होगा आपका। तो आपने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने साथ और अपनी बुक के ऊपर एनोटेट करते जाना। ठीक है, तो जो हम डिजीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी एक तरह से फ्रेडरिच अटैक्सिया। कौन सा? एक तरह से फ्रेड रिच अटैक्सिया होगा कि आपका एक तरह जो फ्रेडरिच अटैक्सिया होता है वो क्या होता है। मैं आपको इसका ओवरव्यू बता चुका हूँ, अब हम इसकी एक तरह से डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, आपने कहना है कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली ये होता है कि इसका पहले जो है वो ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। ओवरव्यू मैं आपको बता चुका हूँ। आपने कहना कि ये जो फ्रेडरिच अटैक्सी होता है ना, ये आपकी कॉन्जेनिटल, ठीक है, आपने पहले जो इसके बारे में लिखना है वो होगा, आपने लिखना है कि ये एक कॉन्जेनिटल, ठीक है, कॉन्जेनिटल या फिर एक तरह से हैरी, आपकी एक तरह से हेरिडिटरी डिजीज है। ठीक है, आपकी कॉन्जेनिटल या एक तरह से हेरिडिटरी डिजीज है, यानी कि ये ऐसी डिजीज है जो कि वालदैन से बच्चों में जो है वो ट्रांसफर होती है। फ्रेडरिच अटैक्सिया क्या है कि एक ऐसी डिजीज है जो वालदैन से, जो पेरेंट्स से बच्चों में एक तरह से ट्रांसफर होती है। ये पहले आपने याद रखना है। फिर आपने इसके अंदर जो चीज आपने याद रखनी है कि इसका जेनेटिक पैटर्न क्या है। ठीक है, यानी कि ये जो फ्रेडरिच अटैक्सिया है इसका एक तरह से जेनेटिक पैटर्न क्या है। ठीक है, जेनेटिक पैटर्न को हम जेनेटिक्स के अंदर जो जेनेटिक पैटर्न होगा एक से ऑटोसोमल होगा, आपका एक ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। अब हम इसको ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों कह रहे हैं, तो बात आपको पता चल गया कि यार इसमें क्या होगा कि जो आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उन उनमें से एक जो क्रोमोसोम होगा उसका कोई ना कोई मसला होगा। फिर इसमें क्या होगा, रिसेसिव, यानी कि दोनों पेरेंट्स जो होंगे वो कैरियर होंगे, उनमें साइंस और सिम्टम्स नहीं होंगे।
ठीक है, लेकिन वो कैरियर होंगे और फिर वो आपकी जो डिजीज होगी, पेरेंट्स में जो डिजीज होगी वो बच्चों में ट्रांसफर कर देंगे और फिर बच्चों में साइंस और सिम्टम्स आएंगे, पेरेंट्स में साइंस और सिम्टम्स नहीं आएंगे, वो कैरियर है, लेकिन जो बच्चा होगा उसमें जो है वो साइंस और सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। फिर आपने नॉर्मली बात समझना है कि इसमें होता क्या है। देखिए, आपने कहना है कि हमारे पास एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, जिस क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, वो होता है आपका एक तरह से क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर 9 होता है, अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये क्या है, एक तरह से ऑटोसोमल है, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन होता है, इस क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन होता है। उस जीन को हम कहते हैं आपका एक तरह से FXN जीन। कौन सा? आपका एक तरह से FXN जीन कहते हैं। ये जो FXN जीन होता है, ये फ्यूचर में क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से फराटैक्सिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम उस प्रोटीन को कहते हैं फराटैक्सिन प्रोटीन। ये जो फराटैक्सिन प्रोटीन होती है, इसका काम क्या होता है? आपने कहना है कि यार ये जो फराटैक्सिन प्रोटीन होती है, ये आपकी एक तरह से आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। क्या होती है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, या फिर आपने कहना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल आयरन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल आयरन, ठीक है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आयरन होता है उसको रेगुलेट करने वाली प्रोटीन होती है, माइटोकॉन्ड्रियल आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। ठीक है, ये आपने कहना है। आपने कहना है कि सिंपली क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन होता है जिसको हम FXN जीन कहते हैं, जो कि फ्यूचर में जाके एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम फराटैक्सिन प्रोटीन कहते हैं। इस फराटैक्सिन प्रोटीन का ये काम होता है कि ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आयरन है, उस आयरन को जनाब वहां पे जो है वो डिपॉजिट नहीं होने देता, यानी कि उस आयरन को वहां पे जो है वो एबनॉर्मली इकट्ठा नहीं होने देता। ये क्या करेगा, एक तो जनाब फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपने कहना है कि ये फॉर एग्जांपल अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपके एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि आपके आयरन होता है। अब क्या, जब इसके अंदर एक तरह से आपका आयरन आ जाता है, तो ये आपका FXN जीन क्या करवाता है, आप सॉरी फराटैक्सिन प्रोटीन क्या करवाता है, ये एक तो इस आयरन को यहाँ पे यूज करवा देता है, यूज करवा के आपकी ATP बनवाता है। आपको पता है ना कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, वो आपके डिफरेंट सेल के लिए प्रोटीन बनाता है। तो ये क्या फराटैक्सिन जो है वो हेल्प करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि वो क्या करे, प्रोटीन बनाए। वो किस तरह प्रोटीन बनाता है आपका फराटैक्सिन प्रोटीन, वो आपके आयरन को इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूज करवा के ATP बनवाता है। साथ वो क्या करता है, जब एनफ अमाउंट ऑफ ATP बन जाती है, यानी कि एनर्जी बन जाती है, तो वो फिर क्या करता है, जो दूसरा आयरन बच जाता है, ठीक है, जो दूसरा आयरन जो है वो बच जाता है, उसको क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है। क्या करता है, एक तरह से ट्रांसफर कर देता है टू अदर सेल। ठीक है, यानी कि दूसरे सेल के अंदर जो आयरन होता है उसको दूसरे सेल के अंदर क्या कर देता है, उस आयरन को ट्रांसफर कर देता है। यानी कि उन सेल के अंदर आयरन को ट्रांसफर कर देगा जहां पे आयरन की जरूरत है, जहां पे क्या है, आयरन की एक तरह से जरूरत है। यानी कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट इसका ये होगा कि जनाब ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आयरन होगा उसको एक तरह से कम कर देगा। ठीक है, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, ये इसका सारा सीन होता है। ठीक है, यानी कि इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन को एक तरह से रेगुलेट कर रहा है। अब क्या होता है, जो आपके फ्रेडरिच अटैक्सिया जो एक पैथोलॉजी है, जो कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता कुछ यूं है कि जो आपका एक तरह से क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जो FXN जीन है, इस FXN जीन की क्या होती है कि आपकी एक तरह से म्यूटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, यानी कि ये जो होता है, ये FXN जीन की एक तरह से जो फॉर्मेशन है वो मतलब कि अल्टर्ड हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है, खराब हो जाती है। किस तरह, आपको पता है कि जो आपके जीन होते हैं ये कुछ जो है वो DNA के बेसिस से मिलके बने हुए हैं, DNA के जो बेसिस होते हैं उनसे मिलकर बने हुए हैं। यानी कि आपने कहना है कि यार हमारे पास एक जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मैंने GAA 3 न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, यानी कि आपका गुआनिन, एडिनिन और एडिनिन, यानी कि 3 टोटल जो है वो आपके क्या बनाए हैं, मैंने जनाब आपके ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनाए। क्या बनाए हैं, मैंने आपके एक तरह से ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आपके ट्राई न्यूक्लियो आपके ये जो आपने कहना कि ये जो आपके ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपके नॉर्मली जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनकी क्या
जो आपके नॉर्मल जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनकी एक सीक्वेंस होती है, ठीक है, यानी कि ये एक तरह से खास सीक्वेंस के अंदर रिपीट होते हैं, यानी कि एबनॉर्मल जो है वो बार बार रिपीट नहीं होते, ठीक है। लेकिन इस आपके फ्रेडिज अटैक्सी में क्या होता है कि जो आपका GAA जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड है इसकी बार बार जो है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है, ये बार बार क्या होता है रिपीट होता रहता है, यानी कि GAA यहाँ पे है, ये दोबारा से क्या होगा कि दोबारा से एक तरह से रिपीट होगा, फिर आपके दोबारा से यानी कि बार बार रिपीट होगा। जब ट्राइन्यूक्लियर रिपीट बार बार रिपीट होगा तो आपका क्या होगा कि इसमें एक तरह से जो एफ एक्सन जीन है इसकी म्यूटेशन हो जाएगी। अब ये जो म्यूटेशन होती है ये क्या होती है, ये जनाब आपकी नॉन फंक्शनल होती है, क्या होती है, एक तरह से नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होती है। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी फंक्शनल म्यूटेशन होती है, नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होती है। तो इस आपके GAA जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट है इसमें क्या होती है, नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होती है, क्योंकि आपका जो GAA ट्राई न्यूक्लियोटाइड है, जो GAA ट्राई न्यूक्लियोटाइड है उसकी क्या होती है, उसकी बार बार एक तरह से जब वो बार बार रिपीट होता रहता है, जब वो बार बार रिपीट होता रहता है तो इसकी एक तरह से क्या होता है कि एक म्यूटेशन हो जाती है। जब इसकी एक तरह से म्यूटेशन होती है तो अब इसका मतलब ये होता है कि जो एफ एक्सन जीन है ये आपका एक तरह से अपीयर नहीं होता, जो आपका एफ एक्सन जीन है ये अपीयर नहीं होता। जब एफ एक्सन जीन अपीयर नहीं होता तो आपका क्या होता है, जो फराटैक्सिन प्रोटीन होता है, जो फराटैक्सिन प्रोटीन होता है ये भी नहीं बनता। जब एफ फराटैक्सिन प्रोटीन ही नहीं बनता तो जो फराटैक्सिन प्रोटीन का जो नॉर्मली काम होता है वो भी खराब हो जाएगा, यानी कि अल्टर्ड हो जाएगा इसका फंक्शन, यानी कि इसका जो फंक्शन होगा वो अल्टर्ड हो जाएगा, इसका फंक्शन सही तरह नहीं होगा। अब इसका जो फंक्शन होगा वो किस तरह सही नहीं होगा, तो अब क्या होगा कि जो इसके जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आयरन होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आयरन होगा वो अकोमुलेट होता रहेगा, क्योंकि आपके फराटैक्सिन प्रोटीन का काम था उसने आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो अंदर जो आयरन था उसको वहां पे अकोमोडेट नहीं होने देना था। जब ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन जो आयरन होता है वो अकोमुलेट होता रहेगा तो ये अपने में से क्या बनाएगा, ये अपने में से जब फ्री रेडिकल्स, हमने पढ़े थे ना कि आपके फ्री रेडिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो ये अपने में से फ्री रेडिकल्स को जनरेट करेगा। ये जो फ्री रेडिकल्स होंगे ये क्या करेंगे, आपके जो खास जो ऑर्गन्स होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि यार ये जो आपका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके जो पेंक्रियाज था, ठीक है, आपके जो पेंक्रियाज था उसके सेल के अंदर था। अब जब आपके पेंक्रियाज के जो सेल हैं उनके अंदर जो जो आपके एक तरह से आयरन हैं वो बहुत ज्यादा अकोमुलेट हो रहे हैं, तो वो आपके फ्री रेडिकल्स बनेंगे और फ्री रेडिकल जो होंगे वो आपके पेंक्रियाज को डैमेज करेंगे, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, आपको एक तरह से पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, पेंक्रियास की तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, यानी कि आपके पेंक्रियास के सेल डैमेज हो जाएंगे। और आपको पता है कि पेंक्रियास के अंदर आपके बीटा सेल भी हैं, क्या होते हैं कि आपके एक तरह से बीटा सेल भी हैं। अब ये जो आपके बीटा पेंक्रियास के अंदर जो है वो बीटा सेल भी हैं, ये जो बीटा सेल होते हैं, ठीक है, अब ये जो बीटा सेल होते हैं इन्होंने नॉर्मली आपकी इंसुलिन बनाना होती थी, क्या बनाना होती थी, आपकी एक तरह से इंसुलिन बनाना होती थी। अब ये जो इंसुलिन होती है ये आपके ब्लड ग्लूकोज को, ठीक है, जो आपकी एक तरह से ब्लड ग्लूकोज है उसको कम करती है। लेकिन अब क्या होगा कि जब बीटा सेल जो होंगे वो डैमेज हो रहे हैं, जब बीटा सेल ही डैमेज हो रहे हैं आपके पैंक्रियास के अंदर, अब आपकी इंसुलिन नहीं बनेगी, अब आपकी इंसुलिन कम बनेगी और बदले में क्या होगा कि आपका जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होता है तो इसको हम कहते हैं डायबिटीज मिलाइटस, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो फ्रेडरिक अटैक्सी होगा इसमें क्या होगा, इसमें आपको डायबिटीज मिलाइटस भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब पहला इसमें क्या होता है, पहला आपको वो मिल गया, ठीक है। इसके अंदर पहला मैंने क्या कहा था कि आपके तीन मेन ऑर्गन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, पहला आपको पेंक्रियास का सारा सिनेरियो मिल गया। दूसरा ये क्या करता है, दूसरा यही जो आपका एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये आपके हार्ट सेल के अंदर है, ठीक है, ये किसके अंदर है, ये आपके हार्ट सेल के अंदर है, ठीक है। जब आपके हार्ट सेल के अंदर यही जो आयरन होगा ये अकोमुलेट होता रहेगा, जब हार्ट के अंदर ये आयरन जो होगा वो आपके माइटो यानी कि हार्ट के अंदर जो सेल है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठा होता रहेगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जब बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा तो ये उन सेल का जो साइज होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस सेल का जो साइज होगा वो इंक्रीज होता जाएगा और साथ साथ वो उस सेल को डैमेज भी करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये आपके एक तरह से जो है वो दो है, क्या है आपके एक तरह से आपके हार्ट के अंदर जो है वो आपके एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, क्या है कि एक तरह से उसके क्या है वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये उस हार्ट के जो है वो दो वेंट्रिकल्स हैं और उसके ऊपर आपको पता क्या पड़े हुए हैं, आपके तरफ से जो है वो एट्रिया पड़े हुए हैं, ऐसे ही है ना, एट्रिया पड़े हुए हैं और फिर यहाँ एट्रिया पड़े हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके हार्ट सेल होते हैं, ठीक है, जो आपके हार्ट सेल
उनके अंदर जब आपका एक तरह से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया इनलार्ज होता रहता है, उसके अंदर आयरन अकोमुलेट होता है, फ्री रेडिकल्स होते रहता है। ये क्या करता है, ये आपके हार्ट सेल की जो है वो प्रोलिफरेशन करवा देता है। हार्ट सेल के जो साइज होगा वो ज्यादा होता जाएगा। जब हार्ट सेल का जो साइज होगा वो ज्यादा होता जाएगा, तो इसको हम कहते हैं आपकी जो हार्ट है उसकी एक तरह से हाइपरट्रोफी हो रही है। अब आप यहाँ पे याद रखें, आपके हार्ट सेल का क्या हो रहा है, आपके हार्ट सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, उनका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। जब आपके हार्ट सेल का साइज इंक्रीज होता जाएगा, तो इसको हम कहते हैं आपकी हाइपरट्रोफी। क्या होती है आपकी एक तरह से हाइपरट्रोफिक, ठीक है। आपको होता है, आपको ये हो जाता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, क्योंकि अब आपके जो है वो हार्ट सेल के अंदर जो है वो आयरन अकोमुलेट होता रहेगा, वो आपके हार्ट सेल का साइज इंक्रीज करेगा, और जिसकी वजह से आपको एक तरह से हार्ट सेल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके फ्रेडरिक अटैक से मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ जो होती है वो आपकी आज ही होती है हाइपरट्रोफी कार्डियो, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन फ्रेडरिक अटैक्स या होता है आपका एक तरह से हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि ये अब हमने जो है वो दूसरा जो है वो आपकी ऑर्गन्स को हमने पढ़ लिया, ठीक है। कि आपका जो दूसरा जो ऑर्गन होगा वो डैमेज होगा, ठीक है। आपने कहने का इस फ्रेडरिक अटैक्सिया में हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी आपको देखने को मिलती है। दूसरा क्या होता है कि अब आपका जो होता है यही आपके जो होंगे लाइक आपका सीएनएस डैमेज होगा, ठीक है। जो तीसरा हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, वो जनाब आपका जो सीएनएस होगा, ठीक है। आपका जो सीएनएस होगा वो डैमेज होगा। जब आपका सीएनएस डैमेज होगा तो इसके जो आपके सीएनएस रिलेटेड जितने भी साइंस और सिम्टम्स आएंगे वो हमें आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बुक से जो है वो तरतीब से आपको सीएनएस के जो है वो सिम्टम्स बताता हूँ। आपने कहना कि इसमें क्या होता है कि जब आपके ब्रेन के अंदर जो है वो डिफरेंट ट्रैक्स डैमेज हो जाएंगे तो उसके रिलेटेड हमें साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि जब आपका लेटरल, ठीक है, जब आपके लेटरल आपका जो लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। जब आपका लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जो आपके ट्रैक्स हैं ये क्या होते हैं, ये बंडल ऑफ एक्सोन होते हैं, यानी कि ये न्यूरॉन्स होते हैं, हम सिंपली कह सकते हैं। जब ये आपके न्यूरॉन्स जो होंगे उनके अंदर, यानी कि न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरोनल सेल है ना, आपके न्यूरॉन्स क्या है, आपके ब्रेन के सेल है, ठीक है, आपके सीएनएस के सेल है। तो उनके अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया से फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो वो आपके ट्रैक्स को डैमेज करेंगे, ठीक है। अब आपकी जो ट्रैक्स को डैमेज करेंगे, जो ट्रैक्स डैमेज होगा उसके रिलेटेड आपको साइंस और सिम्टम्स जो होंगे वो आपको एक तरह से देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है कि जो लेटरल स्पाइनो आपका लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है, ये आपका मोटर ट्रैक है। कौन सा आपका मोटर ट्रैक है। और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन्स होता है और लोअर मोटर न्यूरॉन्स होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो मोटर ट्रैक है, ये किससे बना होता है, ये आपके अपर मोटर न्यूरॉन से बना होता है, अपर मोटर न्यूरॉन से बना होता है। यही है ना कि ये क्या किससे बना होता है, आपके एक तरह से अपर मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे एक तरह से मिलके बना होता है। अब क्या होगा कि जब आपके जो है वो आपका लेटरल कोर्टिकल स्पाइनल ट्रैक डैमेज हो जाएगा, या फिर एक तरह से अपर मोटर न्यूरॉन्स जो होंगे जब वो डैमेज हो जाएगा, तो आपको अपर मोटर न्यूरॉन्स की एक तरह से लीयंस हो जाएगी। आप सिंपली समझ लें, अपर मोटर न्यूरॉन्स की लीयन हो जाएगी, और आपको अपर मोटर न्यूरॉन्स के जितने भी हमने साइंस और सिम्टम्स पढ़े थे वो आपको आ जाएंगे। या मतलब कि आपको स्पाज्म हो जाएगा, आपको क्लास जो है वो एक आपको क्लास नाइट स्पास्टिसिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपका हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, आपका हाइपरटोनिया होगा। ये सारी साइंस और सिम्टम्स आपको मिलेंगी, तो आपने देख लेना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। आपने कहना है कि जो पहला ट्रैक डैमेज होगा, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज होगा, तो इसका जितना भी काम होगा वो इम्पेयर हो जाएगा। यानी कि आपका जो ट्रैक होता है ये अपर मोटर न्यूरॉन्स होता है, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगी, यानी कि आपको अपर मोटर न्यूरॉन्स क्लियर हो जाएगी। और आपको सारे के सारे जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के लिए से जो साइंस और सिम्टम्स आते थे वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। अब हम आते हैं दूसरे ट्रैक के ऊपर यानी कि दूसरा ट्रैक इसके अंदर कौन सा डैमेज होगा। तो आपने कहना कि जो उसने बताया हुआ कि जो स्पाइनो, ठीक है, कौन सा आपका एक तरह से स्पाइनो सेरिबेलर, ठीक है, कौन सा स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। यानी कि अब आपको पता है कि जो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक क्या है, यानी कि ये ऐसा ट्रैक है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है और आपके सेरिबेलम के अंदर, जो आपका सेरिबेलम है वहां पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपका एक तरह से क्या है, ये आपका आपने कहना स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक है, ये आपका एक सेंसरी ट्रैक हो गया। क्या है आपका सेंसरी ट्रैक है। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो कि यानी कि इसमें क्या होगा कि जो आपका सेरिबेलम होगा, कौन सा जो आपका सेरिबेलम होगा वो डैमेज होगा। और आपको पता है कि जो आपका सेरिबेलम होता है ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो वोलेंट्री मूवमेंट होती है उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, सही है ना। यानी कि वोलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इनिशिएट कोई और करता है आपका
जो दूसरा सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम को जो है वो आपकी वोलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो जब आपका इन फ्री रेडिकल्स की वजह से आपका सेरिबेलम डैमेज हो जाएगा, जब सेरिबेलम डैमेज हो जाएगा तो आपकी वोलेंट्री मूवमेंट्स अब कंट्रोल नहीं होगी, यानी कि आपको इनवोलेंट्री मूवमेंट आ जाएंगी। जब आपको इनवोलेंट्री मूवमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अटैक्सिया। क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको कहते हैं अटैक्सिया। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एक तरह से इसमें आपको अटैक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। दूसरा उसने बताया कि आपका क्या होगा कि आपका डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस, जब आपका यानी कि डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस जो है वो डैमेज हो जाएगा, जब डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस के अंदर जितनी भी न्यूरॉन्स हैं जब वो डैमेज हो जाएंगी, तो आपका डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस के जितने भी साइंस और सिम्टम्स थे वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको पता है वो क्या करवाता था, प्रोप्रियोसेप्शन करवाता था। ठीक है, यानी कि जो आपका डीसीएमएल था इसने क्या करवाना था आपको, प्रोप्रियोसेप्शन, यानी कि जो आप देखते थे कि आपका आंखें बंद करके आप ऑर्गन्स को जो है वो बता सकते थे कि आपके जो ऑर्गन्स की क्या पोजीशन है, आपके जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो अब आपकी प्रोप्रियोसेप्शन खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अब आप आंखें बंद करके नहीं बता सकते कि यार मेरा जो है ये ऑर्गन जो है इस लोकेशन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोप्रियोसेप्शन खत्म हो जाएगी। फिर इसमें क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन को सेंस करता था। जब ये वाइब्रेशन को सेंस करता था, अब ये आपकी जो वाइब्रेशन होगी उसको एक तरह से सेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका फाइन टच वगैरह वो जितनी भी हमने वहां पे जो है वो सारी चीजें पढ़ी थी वो इसमें और सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर देखना है। फिर यानी कि इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर इसके अलावा उसने बताया हुआ है कि जब आपकी जो है वो ब्रेन डैमेज होगा, जब आपका ब्रेन डैमेज होगा, स्पेशली इसमें क्या होगा, जब आपका मिडल ब्रेन, ठीक है, जो आपका एक तरह से मिडल ब्रेन है, ठीक है, जो आपका एक तरह से मिडल ब्रेन है, जब वो डैमेज होगा, जब आपका मिडल आपका सॉरी आपका मिड ब्रेन, जब मिड ब्रेन जब डैमेज होगा, उसके अंदर जो फ्री रेडिकल्स जो होंगे वो उस मिड ब्रेन को डैमेज करेंगे। तो मिड ब्रेन से आपको पता है कि आपकी जो है वो ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जो एक तरह से ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, वो एक तरह से ओरिजिनेट होती है। जब आपकी एक से ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो ये ऑप्टिक नर्व आपकी आई को सप्लाई करती थी, आपकी आई की एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी जो है मूवमेंट को कंट्रोल करती थी। अब ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो आई होगी उसकी एबनॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। उस एबनॉर्मल मूवमेंट को हम कहते हैं नेस्टिग्मस। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं आपकी नेस्टैग्मस, यानी कि आपकी जो आई होगी इसकी डांसिंग लाइक मूवमेंट होगी। ये हम पढ़ेंगे उसके अंदर ऑप्था के अंदर। ठीक है, तो आपने कहना है कि इसमें जो है वो नेस्टिग्मस हमें देखने को मिलता है ड्यू टू लीजन्स, ड्यू टू डैमेज ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर कहना है। फिर हम आते हैं, फिर वो कहता है कि इस जो ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो आपके लेरेंजियल मसल होते हैं, कौन से, जो आपके लेरेंजियल मसल्स होते हैं, यानी कि जो ऐसे मसल्स जो आपके लेरेंस के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये आपके जो है वो नर्व्स या वो क्रेनियल नर्व्स जो आपके लेरेंजियल मसल को आपके स्टिमुलेट करती थी, आपके लेरेंजियल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती थी, जिससे आप जो है वो साउंड वगैरह प्रोड्यूस करते थे, ऐसे ही है ना। तो अब आपकी जब क्रेनियल नर्व जो होंगी वो डैमेज हो जाएंगी, ऐसी क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाएंगी जो आपके लेरेंजियल मसल को जाके सप्लाई करती थी, उसकी मूवमेंट करवाती थी और आपको साउंड प्रोड्यूस करवाती थी। जब वो डैमेज हो जाएंगी तो अब आपकी जो साउंड की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके लेरेंजियल मसल का स्पाज्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है वो प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं आ रही, तो आपकी साउंड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और जब साउंड की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं आपका डिसआर्थरिया। क्या आ जाते हैं, आपको एक तरह से डिसआर्थरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब इसके अलावा और क्या होगा, अब इसके अलावा जब ये जो आपके फ्री रेडिकल्स होंगे, ये आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इन इसको भी डैमेज करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगी इनको भी डैमेज करेगा। जब इसको भी डैमेज करेगा तो इससे क्या होगा कि जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो डैमेज होंगी। ठीक है, यानी कि आपकी कौन कौन सी नर्व्स डैमेज होगी, हमने पढ़ा था कि आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व्स वगैरह डैमेज हो सकती है, आपकी टिबियल नर्व जो है वो डैमेज हो जाती हैं। हमने चार कोट मैरी टूथ डिजीज में पढ़ा था। तो जब पेरिफेरल नर्व डैमेज हो जाएंगी तो इसने एक कंडीशन बताई है, पेस कैवुस। ठीक है, क्या होता है कि पेस कैवुस होता है। पेस कैवुस का क्या मतलब होता है, हाई आर्च्ड फीट। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि हाई आर्च्ड फीट होता है, यानी कि ये जो लोग होते हैं इनके जब पेरिफेरल नर्व आपकी पेरिफेरल नर्व सिस्टम डैमेज होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपकी टिबियल नर्व होती है या कॉमन पेरोनियल नर्व होती है, जब वो डैमेज हो जाती हैं तो आपके वो जो टेंडोन होते हैं, जो आपके टिबियालिस एंटीरियर मसल्स और आपके पेरोनियस लोंगस और ब्रीवियस मसल है, उनके जो टेंडन होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपके जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं तो वो आपके फुट को जो है वो पीछे की तरफ खींचते हैं। जब वो खींचते हैं तो आपके जो आर्च होता है जो आपका फुट होता है उसका जो जाता है, इसमें उसका हाई आर्च बन जाता है।
तो इसको हम कहते हैं पेस्केवस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस्केवस कहते हैं। उसके अलावा इसके इसमें क्या होगा, इसके अलावा इसमें क्या होगा, हैमर टो क्या मिलेगा आपको, एक तरह से हैमर टो देखने को मिलेगा। यानी कि क्योंकि आपके जो टो होंगे उनकी भी एक तरह से कर्व शेप बन जाएंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था वो भी क्या बन जाएंगे, कर्व शेप जो है वो देखने को मिलेंगे आपको। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। उसके अलावा जब ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेगा, तो स्पाइनल कॉर्ड की एक एब्नॉर्मल कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं काइफोस्कोलियोसिस, ठीक है, यानी कि काइफोस्कोलियोसिस। काइफोस्कोलियोसिस यानी कि ये दो टर्म्स हैं। एक तो काइफो में क्या होता है कि आपका जो होता है ना, दूसरा लंबा रीजन, और आपका जो है वो लंबर और सर्वाइकल, स्पेशली जो आपका लंबा रीजन होता है, वहां से जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है, आपको बाहर की तरफ एक हम्प सा मिलता है, कुब सा मिलता है आपको, तो इसमें कहते हैं काइफोसिस कहते हैं। और फिर क्या होता है, जो स्कोलियोसिस होता है, इसमें जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड उसकी एस शेप जो होती है वो बन जाती है, एस शेप जो होती है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। तो ये आपकी किस में मिलती है, ये आप फ्रेडरिच अटैक्सिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर देखनी है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट वगैरह है, ट्रीटमेंट जो है वो अंडर मतलब इन्वेस्टिगेशन वही है कि आप आयरन का लेवल देखोगे, आयरन का लेवल चेक करोगे, ठीक है, उसके जेनेटिक टेस्टिंग करोगे, फिर आपने जो है वो अंडरलाइन जो कंडीशन होगी उसको आपने ट्रीट जो है वो ट्रीट करना है, क्योंकि जेनेटिक कंडीशन है, इसको हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हार्ट का मसला हो रहा है तो अपने हार्ट को ट्रीट करना है, डायबिटीज का मसला है तो अपने डायबिटीज को ट्रीट करना है, सीएनएस का मसला है तो आपने एक तरह सीएनएस को जो है वो ट्रीट करना है। फिर उसने स्टैगरिंग गेट का भी बताया। स्टैगरिंग गेट में क्या होता है कि आपको जो है वो, जब आपकी बॉडी के अंदर सेरिबेलम डैमेज, आपका सेरिबेलम डैमेज होता है, जब सेरिबेलम डैमेज होता है वो एटैक्सी होता है, और आपकी बॉडी की इनवोलेंट्री मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं स्टैगरिंग गेट। यानी कि वो मतलब कि जो है वो इस तरह चल रहा होता है जैसे कोई चरसी वगैरह चल रहा होता है, इसको हम कहते हैं स्टैगरिंग गेट कहते हैं, ठीक है। आपने फाइनली इसके अंदर क्या याद रखना है, आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि फ्रेडरिच अटैक्सी में आयरन ओवरलोड होता है। आयरन ओवरलोड होने की वजह से जो है वो आपके तीन मेन ऑर्गन होते हैं वो डैमेज होते हैं। जब तीन मेन ऑर्गन्स डैमेज होते हैं तो आपका सीएनएस डैमेज होता है, आपको अटैक्सिया मिलता है, अटैक्सिया मिलता है। अगर आप जो वो शॉर्टली याद करना चाहते हो तो आपने कहना इसमें ट्राइएड मिलता है, अटैक्सिया मिलता है, आपको डायबिटीज मिलाइटस मिलती है, ठीक है। फिर आपने कहना है आपको एक तरह से हाइपरट्रोफिक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी मिलती है। तो आपने ये ट्राइएड जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। तो ये था आपका एक तरह से फ्रेडरिच अटैक्सिया, और ये मतलब कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रेडरिच अटैक्सिया इसकी सारी जो भी आपके आता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये क्या करता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं। कौन से ट्राई न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके, जी, ठीक है, यानी कि जो आपके आपका गुआनिन एडेनिन जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर। उस जीन में जो एफ एक्सन जीन उसने नहीं बताया वो आपने लिख लेना है। आपके फ्रैटेक्सिन जो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से लीड्स टू इम्पेयरमेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शन होगा वो इम्पेयर हो जाएगा। डीजनरेशन ऑफ लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, आपको स्पास्टिक पैरालिसिस मिलेगा। स्पाइनो सेरिबेलर, यानी कि आपने कहने का आपकी जब सेरिबेलम डैमेज होगा तो आपको अटैक्सिया मिलेगा। डोर्सल डीसीएमएल डैमेज होने की वजह से आपको वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन कम मिलेगी, ठीक है। डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लिया जब डैमेज होगा तो आपको जो है वो आपका, हाँ, डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके जो डोर्सल रूट है जब वो डैमेज हो जाते हैं तो आपका जो है वो जो आपके लाइक उसको जो मैसेज आ रहे होते हैं आपके टेंडन वगैरह को, वो मैसेज नहीं जाएगा, तो उसका एक तरह से वो प्रॉपर जो है वो रिफ्लेक्स नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो प्रॉपर जो है वो जो है वो उनकी मूवमेंट नहीं हो सकेगी, जिसके बाद आपका जो है वो डीप टेंडर जो रिफ्लेक्स है वो कम हो जाएगा। स्टैगरिंग गेट आपको मिलेगा, फ्रीक्वेंट फॉलिंग, ठीक है, ये सब मतलब कि वो जो इनमें प्रोप्रियोसेप्शन कम हो जाएगा, यानी कि इनको नहीं पता लगेगा कि यार मेरा जो ऑर्गन है या मेरा जो लिम्स है ये उस लोकेशन के ऊपर प्रॉपर मौजूद है। तो इनको हर बार ऐसी फीलिंग आएगी कि जिस तरह मैं गिर रहा हूँ। तो जैसे ये चलेंगे ना तो ये बार बार ग्राउंड के ऊपर देखेंगे कि यार ग्राउंड के ऊपर मेरा जो प्रॉपर जो है लिम्ब है या पाँव है, क्या वो ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर लग रहा है, क्या मैं सही चल रहा हूँ। तो ये एक तरह से उसको लगता है जैसे मैं गिर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आती है। नेस्टिगमस होता है, आपको डिसआर्थरी होता है, पेस्केवस होता है, हेमाटोडायबिटीज में हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी काज ऑफ डेथ होता है, चाइल्ड काइफोस्कोलियोसिस वगैरह आपको देखने को मिलती है। नीचे उसने जो है वो आपका बताया हुआ है वो निमोनिक्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन इसके अंदर होती है। इसके अंदर हम रोमबर्ग टेस्ट कर सकते हैं। रोमबर्ग टेस्ट हम पढ़ेंगे क्योंकि जो आपका प्रोप्रियोसेप्शन कम होने की वजह से जब ये जो लोग होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आप जो है वो जब आपको अचानक जब आप खाना खा रहे होते हो, जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपका जो लुकमा होता है अगर आपके हाथ में होता है, बिल्कुल आपके हाथ में होता है, आप जो है वो लुकमे को अपने मुंह में डालने के लिए बिल्कुल तैयार होते हो, अचानक से लाइट चली जाती है,
जब अचानक से लाइट चली जाती है तो आप नॉर्मली क्या कर, अगर आप नॉर्मल हो, आपका डीसीएमएल सही काम कर रहा है, तो आप उस लुकमे को अपने मुंह के अंदर जो प्रॉपर डाल लेते हो, ठीक है, यानी कि प्रॉपर लोकेशन के अंदर, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके जो है वो प्रॉपर जो आपके एक तरह से वो हैं, जो आपके जो नी जॉइंट की मूवमेंट है, जो आपके हेड जो है उसके प्रॉपर आपके जो है वो लोकेशन पता होता है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर जो है वो डीसीएमएल डैमेज होता है, प्रोप्रियोसेप्शन कम होती है, तो वो जब वो लाइट चली जाती है अचानक, तो वो आपका जो लुकमा होता है, ठीक है, वो मतलब कि उसको प्रॉपर अपने मुंह में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसमें हम रोमबर टेस्ट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ये सारी इसमें क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्शन कम होने की वजह से होता है। ये था आपका एक तरह से फ्रेडरिच अटैक्सिया। अब मुझे जल्दी से बता दें कि आपको फ्रेडरिच अटैक्सी की समझ आ चुकी है, इसमें किसी का कोई मसला तो नहीं है? जल्दी से बताएं यार, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, हमने पढ़ाई कुछ नहीं है। जल्दी से बताएं आप, थोड़ी सा हम स्पीड पकड़ते हैं और हम जो है वो जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, समझ आ गई है, जल्दी से बताएं यार। ठीक है। और इसमें मतलब कि यही दो या तीन बच्चे जो हैं जो उनको समझ आई है, सारे बता दिया करो यार। आपके मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके इंशाल्लाह हाथ वगैरह जो है वो नहीं टूटेंगे, और आपको जो है वो कोई भी मसला नहीं होगा आपको रिप्लाई करते वक्त, ठीक है। तो आप जो है वो थोड़ा सा मतलब ये एहसान कर दिया करें कि मतलब कि थोड़ा सा रिप्लाई कर दें कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो ये मतलब कि आसान होगा आपका। फिर आपने कहना कि आपका विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, ठीक है, आपके विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के ऊपर आते हैं, ये सारा सीन क्या होता है। अब नोट्स के ऊपर चलते हैं, वहां पे आपको एक तरह से प्रॉपर सही समझ आ जाएगी। आपने कहना कि जो अब हम जिस डिजीज को डिस्कस करेंगे वो होती है आपकी एक तरह से सब अक्यूट कंबाइंड डी जनरेशन, ठीक है। यानी कि अब हम जो दूसरी कंडीशन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होती है आपकी एक तरह से सब अक्यूट, ठीक है। क्या होती है कि सब अक्यूट, वहां पे लिखा हुआ बी 12 की डेफिशिएंसी, ये कि जो न्यू एडिशन है उसमें इस तरह लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगी। आपने कहना कि जो अब हम डिजीज डिस्कस करेंगे वो होती है आपकी सब अक्यूट कंबाइंड, ठीक है। क्या होती है, सब अक्यूट कंबाइंड डी जनरेशन, ठीक है। आपकी क्या होती है, सब अक्यूट कंबाइंड डी जनरेशन होती है, यानी कि इसको प्यार से SCD भी कहते हैं। SCD भी कहते हैं, सब अक्यूट कंबाइंड डी जनरेशन, यानी कि SCD कहते हैं। देखो इसमें नॉर्मली क्या होता है, आपने याद रखना है कि ये जो आपके इसमें एक MCQs आता है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। जिनको मैंने बायो कैम पढ़ाई थी ना, मैंने उनको बताया था कि वहाँ पे रिलेशन पीस का, कि आपका हिमाटोलॉजी के मैंने आपको रिलेशन बताया था कि इसमें कौन सा जो है वो ट्रैक जो है वो स्पेयर होता है, कौन सा ट्रैक डैमेज नहीं होता, और कौन सा ट्रैक जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो आपने इसमें कहना है कि देखो हमारे पास तीन जो है वो मेनली अपने तीन ट्रैक जो है वो याद रखना है, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि जो पहला आपका एस से बनता है, ठीक है, इसमें आपने जो पहला एस से याद रखना है। आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रैक होता है जिसको हम कहते हैं आपका स्पाइनो, ठीक है, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, ठीक है, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक होता है। यानी कि पहला जो ट्रैक होता है उसको आपको याद रखना है कि स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक होता है। जो आपका जो दूसरा ट्रैक होता है इसको हम कहते हैं आपका लेटरल, ठीक है, कौन सा होता है आपका लेटरल, आपका लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कौन सा, आपका लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है। जो तीसरा ट्रैक आपने याद रखना है वो होता है आपका डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है, डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस। फिर आपने यहाँ पे एक जो है वो ट्रैक याद रखना है, वो होता है आपका स्पाइनोथैलेमिक। क्या होता है कि आपके एक तरह से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक जो आपका ट्रैक होता है वो आपने लिखना है, ठीक है। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो आपने कहना है कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है SCD में, आपने कहना है कि हमारे पास जो होता है ना विटामिन बी 12 होता है, क्या होता है हमारे पास होता है वो विटामिन बी 12 होता है। अब जब भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 होता है तो नॉर्मली ये क्या करता है, ये जनाब आपके हमारे पास होता है मिथाइल मेलोनिक एसिड। आपको पता है ना कि ये क्या करता है, मिथाइल मेलोनिक एसिड, ठीक है, मिथाइल मेलोनिक एसिड, ठीक है, मिथाइल मेलोनिक एसिड को जो है वो कन्वर्ट कर देता है सक्सिनाइल को, हम पढ़ चुके हैं। यानी कि आपका जो होता है ये, इसका काम क्या होता है कि ये जो ना मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनाइल कुएं के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये मिथाइल मेलोनिक एसिड को जो है वो कम कर देता है, ठीक है। और साथ ये क्या करता है, जो आपका होमोसिस्टीन है, ठीक है, जो एक तरह से होमोसिस्टीन है, उस होमोसिस्टीन के लेवल को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। अब विटामिन बी 12 का नॉर्मली ये काम होता है जो हम पढ़ चुके हैं। आपने कहना है कि विटामिन बी 12 जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें याद रखने, मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी से आपको CNS रिलेटेड साइंस और सिम्टम्स नहीं आते। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको CNS रिलेटेड साइंस और सिम्टम्स आते हैं। वो क्यों आते हैं अभी हम पढ़ते हैं। तो आपने कहना है कि जब आपका विटामिन बी 12 जो होता है वो नॉर्मल होता है तो वो क्या करता है, मिथाइल मेलोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मिथाइल मेलोनिक एसिड के लेवल को कम कर देता है, और होमोसिस्टीन के लेवल को भी क्या करता है, कम कर देता है। अब याद रखें जो आपका मिथाइल मेलोनिक
मेलोनिक एसिड है, जो आपका एक तरह से मिथाइल मेलोनिक एसिड होता है, ये आपके सीएनएस के लिए हार्मफुल होता है। ये आपके सीएनएस को जो है वो डायरेक्टली जाके डैमेज करता है। ठीक है, क्या करता है, आपके सीएनएस को डैमेज करता है। ये जो विटामिन बी 12 होता है, ये आपके मिथाइल मेलोनिक एसिड को कम करता है और सीएनएस की डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर जो वो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन बी 12 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। जब मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो यही जो मिथाइल मेलोनिक एसिड होता है, ये अब आपके ब्रेन के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रेन आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो जाएगा, और आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेगा, डैमेज करेगा, और आपको डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला ट्रैक डैमेज होगा वो होता है आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। कौन सा, आपका स्पाइनोसेरी बेलर ट्रैक डैमेज होगा। जब आपका एक तरह स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक डैमेज होगा, तो आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी आपके स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक के जितने भी मतलब कि हमने पढ़े थे इसके साइंस वगैरह, जो भी मतलब इसके नॉर्मल फंक्शंस हो जाएंगे, वो एक तरह से इम्पेयर हो जाएंगे। आपने कहना है कि जो आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक है, इसमें आपने क्या है कि आपका जो सेरिबेलम होगा, सेरिबेलम डैमेज होगा। जब आपको सेरिबेलम डैमेज होगा, तो आपको अटैक्सिया हो जाएगा, यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी। ठीक है, हम काफी दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी और आपका स्टैगरिंग गेट होगा, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा आपने कहना है कि जब आपका लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज होगा, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज होगा, तो इसकी वजह से जो आपको जो है वो प्रॉपर लाइक ये क्या करता था, ये आपके जो लिम्स होते थे, ठीक है, अपर लिम्स होगा, लोअर लिम्स हो गया, ठीक है, अपर लिम्स हो गया आपके एक तरह से, लोअर लिम्स हो गया, ठीक है, उसको क्या करता था, उसको प्रॉपर मोटर सप्लाई करता था। अब ये कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज होने की वजह से आपके अपर लिम्स और लोअर लिम्स को जो है प्रॉपर जो है वो मोटर सेंसेशन नहीं जाएगी, तो आपका उनका क्या हो जाएगा, उनकी एक तरह से जो है वो प्रॉपर स्पाज्म वगैरह हो जाएगा, यानी कि उनकी जो है वो प्रॉपर आप जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो वो आपके जो लिम्स होते हैं वो वीक होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर लिखना है। फिर आपने कहना है कि जब आपका डीसीएमएल डैमेज होता है, जब आपको डीसीएमएल डैमेज होता है, तो आपको प्रोप्रियोसेप्शन कम हो जाती है। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन की जो सेंसेशन होती है वो कम हो जाती है। और ये जो लोग होते हैं, जब प्रोप्रियोसेप्शन कम होती है, ये ऐसे लगता है इनको कि इनके जो ऑर्गन्स की जो प्रॉपर लोकेशन होती है, उसको एक तरह से जो है वो मॉनिटर नहीं कर सकते। जब उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, तो ये इनको ऐसे लगता है कि यार मैं जो है वो कहीं जो फॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इनको हर वक्त ऐसे महसूस होता है कि मैं फॉल कर रहा हूँ, यानी कि मैं गिर रहा हूँ। तो ये बहुत एहतियात से जो है वो चलते हैं के फॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है इनको, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये इडियोपैथिकली यानी कि एक अननोन मैकेनिज्म है, यानी इसकी प्रॉपर जो है वो जो है आपकी रीजन तो नहीं पता। इडियोपैथिकली ये क्या करता है, जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है उसको डैमेज नहीं करता। और यही आपका एमसीक्यूज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कि वो कहते हैं कि आपका विटामिन बी 12, ये हीमाटोलॉजी में आता है कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से आपके 3 ट्रैक डैमेज होते हैं। एक तो वो हमें बताएं, और तीसरा वो पूछते हैं कि जनाब आपका कौन सा ऐसा ट्रैक है जो स्पेयर होता है, जो डैमेज नहीं होता। तो आपने कहना स्पाइनो थैलेमिक जो ट्रैक होता है वो आपका सही रहता है, उसके जितने भी फंक्शंस होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा सीन इसके अंदर होता है। अब इसके अंदर जो है वो उसने एक टेस्ट लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं आपकी रोमबर्ग साइन। ठीक है, क्या होता है कि हम उसको करते हैं आपकी रोमबर्ग टेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि रोमबर्ग टेस्ट करते हैं। अब पता है क्या रोमबर्ग टेस्ट, यानी कि जो रोमबर्ग टेस्ट होता है, इसको हम चेक करते हैं कि यार जो पेशेंट है, क्या उसका अपनी बॉडी के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल है या नहीं है। जो पेशेंट है उसका अपनी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल है या नहीं है। कि वो चल रहा है, तो उसकी जो एक तरह से जब चलने के दौरान उसके जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं, जो चलने के दौरान उसके जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं, क्या उनको वो प्रॉपर जो है वो मॉनिटर कर रहा है, क्या उनको जो है वो प्रॉपर एक वे में जो है वो लेकर चल रहा है। यानी कि जो आप जब चलती हो, ठीक है, तो आप एक लाइन में चलती हो, ऐसे ही है ना, यानी कि आप प्रॉपर लाइन में चलती हो। लेकिन वो लोग जिनका जो है वो लाइक अपनी बॉडी के ऊपर जो डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं उनके कंट्रोल नहीं होता, तो वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, यानी कि लड़खड़ा के चलते हैं। तो हम इस पेशेंट को क्या करेंगे, हमने इस पेशेंट को पहले तो मैंने आपको बता दिया वो रोटी वाली, यानी कि वो रोटी खा रहा होगा, ये सारा मशीन में आपको बता चुका हूँ। अब दूसरा क्या होता है कि इस ये जो लोग होते हैं जब हमारे पास आते हैं ना, तो हम इनको कहते हैं कि आप सीधे खड़े हो जाओ। जब वो सीधे खड़े हो जाते हैं, तो फिर हम इनको कहते हैं कि आपने क्या करना है, अपने जो हाथ हैं, अपने हाथ हैं उसको सामने एक्सटेंड कर लेना है, आगे की तरफ जो है वो एक्सटेंड कर लेना है। अपने हाथ जो है
उनको फैला लेना है। फिर हम उसको कहते हैं अपनी आंखें जो होती हैं वो बंद करो, अपने पाँव अपने जो पाँव होते हैं उनको कहता है कि वो एक साथ लगा लो, उनको दो आप बिल्कुल क्लोज कर लो, अपने जो हाथ हैं उनको आगे की तरफ जो है वो एक्सटेंड कर लो और अपनी आंखें बंद कर दो। ठीक है, जब वो अपनी आंखें बंद करते तो हम देखते हैं कि यार क्या ये उस जगह के ऊपर प्रॉपर खड़ा हो सकता है, यानी कि अपनी पूरी बॉडी के जो एक तरह से ऑर्गन्स होते हैं, क्या इनके ऊपर इसका कंट्रोल है या नहीं है। जब ये नॉर्मल पर्सन होगा ये फॉल नहीं होगा, ये गिरेगा नहीं, ठीक है, ये गिरेगा नहीं, ना ही उसको फीलिंग आएगी कि यार मैं गिर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो डीसीएमएल है वो डीसीएमएल ठीक है, डीसीएमएल ठीक है। तो उसको पता होगा कि यार मेरा जो ऑर्गन्स है ये इस लोकेशन के ऊपर मौजूद है, मेरा जो ऑर्गन्स है, जो मेरे लिम्स हैं, जो मेरे पाँव हैं वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है और मैं मतलब कि गिर नहीं जाऊंगा, यानी कि इसको जो फॉलिंग आउट की जो सेंसेशन होगी वो नहीं आएगी। लेकिन जब आपका जो ये जो आपका जो डीसीएमएल जिसके अंदर डैमेज होगा, उसको जब हम उसकी आंखें बंद करेंगे तो उसकी फीलिंग आएगी कि वो जिस तरह फॉल आउट कर रहा है, यानी कि फॉल आउट कर रहा है, गिर रहा है। तो वो क्या करेगा, जब वो गिर रहा है तो वो मतलब कि एक तरह से उसका सहारा जाएगा और वो एक तरह से गिर जाएगा, क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। जब वो एक तरह से गिर जाएगा तो उसका जो रोमबर्ग टेस्ट होगा वो आपको पॉजिटिव आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रोमबर्ग जो टेस्ट होगा वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। दूसरा हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार जो है ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन के अंदर चलो चल के हमें दिखाओ। जब हम उनको कहते हैं यार इस लाइन के अंदर चल के दिखाओ, अगर नॉर्मल पर्सन होगा तो वो प्रॉपर इस लाइन के अंदर चलेगा, ठीक है, अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो लोग होंगे जिनमें जिनमें डीसीएमएल डैमेज होगा वो कभी इधर जाएंगे इस लाइन से, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, तो वो एक लाइन में नहीं चलेंगे। तो इसमें आपका जो रोमबर्ग टेस्ट होगा वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आपको अपर मोटर न्यूरॉन साइन मिलेंगे, वो हम देख चुके हैं कि जब आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज होगा तो आपके सारे जो है वो आपको वो सारे साइंस और सिम्टम्स एक पेशेंट में ऑल थ्री ट्रैक्स एक साथ डैमेज होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि जब आपका एक तरह से ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, जब ये क्रोनिकली हो जाएगी, ठीक है, इनिशियल इनिशियल स्टेज पे तो ये नहीं होती, जब क्रोनिकली डैमेज होगी इसमें आपके तीनों जो ट्रैक्स होंगे वो आपके डैमेज हो जाते हैं, लेकिन सिवाय एक ट्रैक के। कौन से ट्रैक होगा, वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको जब वो समझ आ चुकी होगी। मेनली इसमें आपने कहना है कि आपके जो है वो क्रोनिकली जब हो जाएगा तो आपके तीनों ट्रैक्स जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, और आपका एक जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है, ये आपने इसके अंदर वो कह देना है। अब ये था आपका एससीडी सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आते हैं, ठीक है, आपके एक तरह से दूसरी टेबीज डोरसेलिस के ऊपर, ठीक है। क्या होता है कि आपकी एक तरह जो तीसरी आपकी आता है इसको हम कहते हैं आपकी टेबीज डोरसेलिस, कौन सी वो होगी, आपकी एक तरह से टेबीज डोर सेलिस, ठीक है, टेबीज डोर सेलिस, ठीक है। आपने कहना है कि टेबीज डोर सेलिस क्या है, इसको टेबीज डोर सेलिस को आपने दूसरा जो नाम लिखना है वो होता है आपका एक तरह से न्यूरोसाइफिलस। क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज, इसको आपने लाजमी समझ लेना, ठीक है, न्यूरोसाइफिलिस होता है, इसको न्यूरोसाइफिलिस कहते हैं। यानी कि न्यूरोसाइफिलिस इसको हम क्यों कह रहे हैं, देखिए आपने कहना है कि इसमें होता कुछ यूं है कि जो आपका एक तरह से जो साइफिलिस होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया साइफिलिस होता है उसकी वजह से आपका जो सीएनएस होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, आपका जो सीएनएस होता है वो डैमेज हो जाता है। अब टेबिस डोरसेलिस को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर पहली डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर आपको यह समझना आसान होगा। आपने कहना कि जो टेबिस डोरसेलिस है इसमें क्या होता है कि डैमेज हो जाता है, क्या होता है कि डैमेज हो जाता है, किसको डैमेज हो जाता है, टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेनली जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होगा वो डैमेज हो जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड का भी कौन सा पार्ट, आपका डोर्सल कॉलन, ठीक है, आपने कहना है कि स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट डैमेज होगा, जो आपका डोर्सल कॉलन्स होगा, ठीक है, यानी कि उसका जो डोर्सल कॉलन्स होगा एक तो वो डैमेज होगा और दूसरा इसका जो एक तरह से जो डोर्सल रूट होगा, ठीक है, अभी मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ, जो डोर्सल रूट होगा वो एक तरह से डैमेज हो जाएंगे। आपने कहना कि डैमेज हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट, उसका जो डोर्सल कॉलम्स और डोर्सल रूट्स, किसकी मदद से, मतलब कि क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू साइफिलिस, यानी कि ड्यू टू आपके साइफिलिस, यानी कि आपका जो साइफिलिस बैक्टीरिया है, ठीक है, जो आपका एक तरह से साइफिलिस बैक्टीरिया है उसकी वजह से जब वो डैमेज हो जाता है। अब साइफिलिस बैक्टीरिया जो होता है इसको हम कहते हैं आपका ट्रेपोनीमा पैलिडम, क्या कहते हैं, ट्रेपोनीमा पैलिडम कहते हैं, ट्रेपोनीमा पैलिडम। इसको हम कहते हैं आपकी, क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से टेबीज डोर सेलिस कहते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, टेबीज डोर सेलिस कहते हैं। देखो आपने कहना है कि न्यूरोसाइफिलिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपका टेबीज डोर सेलिस होता है, सॉरी आपका
ट्रेपोनीमा पैलिडम होता है जिसको हम साइफिलिस कहते हैं, ये क्या करता है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो जाता है। जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होता है तो आपके स्पाइनल कॉर्ड की जो डोर्सल कॉलम्स होता है वो डोर्सल रूट को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और डोर्सल रूट और डोर्सल कॉलम में आपको पता है कि जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो पास करते हैं। जब सेंसरी न्यूरॉन्स अब प्रॉपर पास नहीं कर सकेंगे, यानी कि आपको सेंसरी डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि अब आपको जो सेंसरी सेंसेशन होगी वो खत्म हो जाएगी। अब इसकी मतलब ये क्या है, वजह क्या है, देखो, आपने कहना कि जो आपका साइफिलिस होता है ना, ठीक है, जो आपका साइफिलिस होता है, जो साइफिलिस होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ठीक है, यानी कि जो साइफिलिस होती है ये आपकी एक तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ठीक है। यानी कि ट्रेपोनीमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है, ट्रेपोनीमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइफिलिस कहते हैं। अब ये जो आपकी साइफिलिस होती है ये आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसकी तीन मेन स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी, आपकी फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, आपकी एक तरह से फर्स्ट स्टेज होती है, और आपकी सेकंड स्टेज होती है, ठीक है, आपकी सेकंड स्टेज होती है, और आपकी जो थर्ड स्टेज, अब ये थर्ड जो स्टेज होती है ये आपकी हाई लेवल की, यानी कि बहुत क्रोनिक स्टेज होती है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में सिर्फ जो आपकी जेनिटल जो पार्ट्स होते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो डैमेज होते हैं, ठीक है। अगर हम उसको जो है वहीं पे नहीं रोकते प्रॉपर, जब वो ट्रीटमेंट, जब प्रॉपर जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लेते, तो ये क्या करता है, ये आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो नियर बाय होते हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं, जो नियर बाय स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको डैमेज करता है। आपकी जो पेरिटोनियम है उसको डैमेज करेगा, आपके लीवर वगैरह को डैमेज करता है, ये सारी वो कंडीशन करवाता है। लेकिन जब हम मजीद इसको ट्रीट नहीं करते, जब हम मजीद इसको ट्रीट नहीं करते, तो ये क्या करता है, ये जनाब आपका जो होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, यानी कि अब आप ये क्या करेगा जनाब, ये आपकी जो ब्लड के थ्रू, ठीक है, यानी कि अब आपकी जो ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल के थ्रू आपके सीएनएस के अंदर चला जाएगा। जब सीएनएस के अंदर चला जाएगा तो आपको क्या, आपके ब्रेन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, आपके ब्रेन को डैमेज करेगा, ठीक है, आपके ब्रेन को डैमेज करेगा। दूसरा, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल कॉलम्स होता है और जो उसका डोर्सल रूट होता है, उसको एक तरह से डैमेज करेगा। और उससे आपको पता है कि उससे जो डोर्सल कॉलम, डोर्सल रूट होता है, वहां पे सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो पास आउट करती है, तो उसमें क्या हो जाता है, सेंसरी डेफिशिएंट हो जाता है, यानी कि उसमें जो है वो प्रॉपर जो सेंसरी सेंसेशंस होती है वो एक तरह से खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें उसने लिखा हुआ है, उसने जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उसने बताया हुआ कि आपका क्या होता है, उसने यहाँ पे अटैक्सिया का सिर बताया हुआ, यानी कि अटैक्सिया में क्या होगा, सेंसरी अटैक्सिया की जो साइंस और सिम्टम्स बताए हुए हैं, सेंसरी अटैक्सिया। देखो, सेंसरी अटैक्सिया उसने वही बताया हुआ कि आपका जो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक है, यानी कि जो आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक है, जो कि एक सेंसरी ट्रैक है, जब वो डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से आपको जो है वो अटैक्सिया वगैरह देखने को मिलेगा। जब आपका डीसीएमएल डैमेज होगा तो आपकी प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, आपकी प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह जो है वो कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपको जो रोमबर्ग टेस्ट होगा, ठीक है, जो रोमबर्ग टेस्ट होगा वो आपको पॉजिटिव इसके अंदर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन इसके अंदर आती है। फिर इसमें जो है वो मतलब कि अगर हम दूसरी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो एक चीज आती है वो होता है आपका एक तरह से आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपने लाजमी समझना है कि इसके अंदर क्या होती है कि जो आपकी आर्गाइल, ठीक है, आर्गाइल रॉबर्टसन, ठीक है, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल्स होती है। अब आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल्स क्या है, देखिए आपने कहना जो आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल्स होती है ना, इसमें क्या होता है, इसको पहले अपने डेफिनेशन लिखना है कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी एक तरह से प्यूपल्स होते हैं, यानी कि दोनों आंखों की बाईलेटरल, ठीक है, आपकी जो दोनों आंखों की जो प्यूपिल्स होती है वो बिल्कुल समाल हो जाती हैं। जो आपकी प्यूपिल्स होती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल समाल हो जाती है, वो बिल्कुल छोटी हो जाती हैं। ये इतनी छोटी हो जाती हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं। फिर जो होती हैं ये डू नॉट, ये आप लिख लें फिर मैं आपको समझाता हूँ। डू नॉट कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है, ये तो दोबारा फिर ये क्या करे, डू नॉट कॉन्स्ट्रिक्ट व्हेन एक्सपोज्ड, ठीक है, व्हेन एक्सपोज्ड टू ब्राइट लाइट, ठीक है, व्हेन एक्सपोज्ड टू ब्राइट लाइट। यानी कि देखें, अब इन लोगों में क्या होता है, जो आपके एक तरह से ये जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है कि जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, यानी कि जो साइफिलिस होता है ये आपके मिड ब्रेन के अंदर जाता है। मिड ब्रेन के अंदर जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, ठीक है, उस ऑप्टिक नर्व को क्या करता है, डैमेज करता है। जब ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है तो मैंने आपको बताया था कि यार जो आपके प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं, जो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो प्यूपिल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं।
यानी कि जब फर आपका ये प्यूपल है, यानी कि ये आपका एक प्यूपल है, ठीक है। जब इसके ऊपर जो वो लाइट पड़ती है, ठीक है, जब लाइट पड़ती है, ठीक है, इसके ऊपर जो लाइट पड़ती है, तो आपके दोनों दोनों आंखों के, ये मैं आपको कंप्लीट बताया था, दोनों आंखों के पेड़ होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो काफी एक तरह से छोटे हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने कहना है, ये नॉर्मल पर्सन में होता है। लेकिन इन लोगों के अंदर क्या होता है, इन लोगों के अंदर ये कि जो आपका एक तरह से जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, तो जो आपके प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब वो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो जो प्यूपिल्स होता है ये बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो प्यूपिल का जो साइज होता है वो कम हो जाता है, प्यूपिल का जो साइज होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। अब जब प्यूपिल ऑलरेडी कम है, तो जब हम इसके ऊपर जो लाइट मतलब कि फेंकेंगे, यानी कि जब हम जो है वो टार्च की मदद से आपकी प्यूपिल्स की एक तरह से मूवमेंट को जो है वो एक तरह से चेक करने की कोशिश करेंगे, तो जो प्यूपिल होगा वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, आपका प्यूपिल जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आर्गाइल रोबर्टसन प्यूपिल्स। तो ये हम किसके अंदर देखते हैं, ये हम न्यूरोसाइक्लिस के अंदर देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यार जो हम टेबिस डोरसेलिस है जिसको न्यूरोसाइक्लिस कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक कंडीशन देखते हैं आपकी आई के अंदर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। वो क्या होता है, कहना है कि यार उसके अंदर जो हम आर्गाइल रोबर्टसन प्यूपिल्स देखते हैं, उसमें पता क्या होता है, उसमें जो आपके प्यूपिल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर लाइट जो है वो, आपको आवाज आ रही है? हेलो? ठीक है, तो आपने क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो आपके एक तरह से जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, तो आपने कहना कि इसमें क्या होता है कि जो आपके एक तरह से पीपल्स होते हैं वो बिल्कुल एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और आपके आर्गाइल रोबर्टसन पीपल्स में। और जब हम लाइट फेंकते हैं तो वो बोलते हैं कि दोबारा से कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये किस में होता है, आपका ये न्यूरोसाइफ्लेस के अंदर होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर वो पूछता है कि एक तो इसमें ना प्यूपल्स कम हो जाते हैं, लाइट से ये रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन इन लोगों के अंदर जो अकोमोडेशन होती है, जो एक तरह से अकोमोडेशन होती है वो ठीक होती है। अकोमोडेशन यानी कि जो दूसरे मसल्स होंगे ना, जो हमने पढ़े थे आपका, जो दूसरे मसल्स होते थे, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। जब दूसरे मसल्स बिल्कुल ठीक होंगे, तो इनमें क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये इसकी आई है, ठीक है, एक ये आई है, यहाँ पे उसका नाक है, ये दूसरी आई है, ये उसका क्या है, ये उसका एक तरह से ऑर्बिट है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं उसके जो है वो प्यूपिल वगैरह हैं। जब हम दूर से चीज, यानी कि कोई भी अपना जो उंगली वगैरह है वो उसके नाक की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, उसकी नाक की तरफ लेकर आएंगे, तो उसकी जो आई होगी, उसके जो ऑर्बिट्स होंगे वो इसके जो है ना, ये मतलब कि इनवर्ड यानी कि मिडली जो है वो मूव करेंगे, यानी कि उसके जो एक तरह से अडक्टेड हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। यानी कि जब हम जो है वो एक तो लाइट मारेंगे, उसमें पीपल की कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन जब हम जो है वो एक तरह से अकोमोडेशन चेक करेंगे, हम जो है अपनी उंगली जो होगी उसकी नाक की तरफ लेकर जाएंगे, तो उसकी आई के जो ऑर्बिट्स होंगे उनकी मूवमेंट देखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ज हो जाएंगे, ये वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, उनकी अडक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसके इसमें आपने कहना है कि आपकी जो अकोमोडेशन होती है वो क्या होती है, वो बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर कहना है। दूसरा, इन लोगों में क्या होता है, इन लोगों में जब आपकी जो साइफिलिस होता है, जब ये आपकी डिफरेंट जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो डिफरेंट नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी नर्व्स होती हैं, ये आपकी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, आप कह सकते हो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जब वो डैमेज होती हैं, तो आपको क्या होता है कि आपकी जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपकी जो दोनों बाजू हैं, ठीक है, वहां पे जो दोनों दोनों बाजू हैं, आपकी अपर लिम्ब है, वहां पे एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व वगैरह जा रही है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उनको डैमेज करेंगे। एक तो जब उनको डैमेज करेंगे, आपकी जो अपर और लोअर लिम्स होंगे वो वीक होते जाएंगे, ठीक है, वो वीक होते जाएंगे, और उनमें जो है कि वो बहुत ज्यादा शदीद दर्द होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो इनमें पेन होगा, जिसको हम कहते हैं शूटिंग पेन, ठीक है। इनमें बहुत ज्यादा इनके जो एक तरह से मसल्स होंगे ना, वो बिल्कुल इतने एक तरह से वीक हो जाएंगे, इतने स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। इनमें क्या होगा, एक तरह से बहुत ज्यादा दर्द रहती है, जिनको हम कहते हैं आपका एक तरह से शूटिंग पेन जो है इनके अंदर रहती है, ठीक है। तो ये आपने इनके अंदर कहना है। दूसरा, इन लोगों में क्या होता है, दूसरा इन लोगों में जो होता है, जब इन लोगों के अंदर जो है वो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट डैमेज होता है, उनको अटैक्सिया होता है, तो इसमें हम जो है वो मतलब कि देखते हैं लोकोमोटर, ठीक है, इसको में हम कहते हैं लोकोमोटर अटैक्सिया। लोकोमोटर अटैक्सिया देखें, लोकोमोटर अटैक्सिया, इसको हम कहते हैं आप, इसको हम कहते हैं जो दूसरी कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं टैबेटिक, ठीक है। क्या होता है कि आपका टैबेटिक
टेबैटिक गेट, ठीक है। आपके डिफरेंट टाइप का गेट होते हैं ना, वेडनिंग गेट होता है, स्टैगरिंग गेट होता है, आपके टेबैटिक गेट होता है। इसमें टेबैटिक गेट से क्या मुराद है, देखो इसमें वही वो रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसमें भी एबनॉर्मल मूवमेंट होगी, एबनॉर्मल मूवमेंट होगी, लेकिन टेबीज डोरसेलिस की वजह से, टेबीज डोरसेलिस की वजह से, यानी कि आपके न्यूरोसाइफिलिस की वजह से, यानी कि आपका जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडीम की वजह से, तो उसके में क्या होगा कि आपको टेबैटिक गेट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी जो है ये आपके इसके अंदर आती हैं, टेबीज डोरसेलिस के अंदर। इसमें जो है वो टर्शरी साइट है, यानी कि जब वो टर्शरी कंडीशन के ऊपर पहुंच जाता है, जब टर्शरी स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है, तो फिर वो जाता है कि आपके जो होते हैं वो ट्रैक्स वगैरह को जाके क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर लिखना है। अब जो यहाँ पे जो है वो मैंने वो निकाली थी आपको दिखाने के लिए पिक्चर वगैरह, ठीक है, वो हम देख लेते हैं यहाँ से। हाँ ये यहाँ पे ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका लाइक इसमें क्या होगा कि जो आपका डोर्सल कॉलन होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपका डोर्सल कॉलन होगा वो डोर्सल कॉलन इसके अंदर क्या होगा, डैमेज होगा, ठीक है। जो डोर्सल कॉलन होगा वो डैमेज होगा, और जो डोर्सल रूट होगा वो डैमेज होगा, और डोर्सल रूट के जितने भी गैंग्लिया वगैरह होंगे ये इसमें क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, और आपको जो है वो सेंसरी सेंसेशन वगैरह वो सारी चीजें जो है वो लॉस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने याद रखना है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे आते हैं, और आगे आते हैं और हम देखते हैं कि यानी कि ये जो पेशेंट होगा इसका मतलब कि हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, डायग्नोज जो मतलब ये इंपॉर्टेंट डिजीज है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपने कहना है कि इसको जो डायग्नोज करेंगे, वो पहला डायग्नोज तो ये होगा कि यार हमने जो है वो उसके अंदर जो है वो फिजिकल डायग्नोज करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। हमने उसका जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, आपने वही आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल देखनी है, क्या करना है, आपने आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल्स वगैरह देख लेनी है। उसके अलावा आपने जो है वो रोमबर्ग टेस्ट वगैरह जो है वो करवा लेना है उसके अंदर, ठीक है। वो सारी चीजें हो जाएंगी। फिर लास्ट पे आप चेक करते हो कि यार हम जो हैं, यानी कि आपने अकोमोडेशन चेक करनी है उसकी, उसकी प्यूपल की कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह चेक करनी है, लाइट वगैरह मारनी है, ठीक है। जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है वो आपने चेक करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, रोमबर्ग टेस्ट करवा लेना है डीसीएमएल को चेक करने के लिए। ये सारी कंडीशन हो जाएंगी। फिर आपने मजीद जो है वो कंफर्म करना है कि यार इसका जो है वो आया कि जो है लाइक ये जो है मतलब कि आपके ब्रेन का और आपके स्पाइनल कॉर्ड का कौन कौन सा एरिया डैमेज हो चुका है। तो आप जो है वो सीटी स्कैन करवा सकते हो, क्या करवाओगे आप, सीटी स्कैन करवा सकते हो, और आप जो है इसके अंदर एमआरआई वगैरह करवा सकते हो, ताकि आपको मजीद जो है वो कंफर्म हो जाए कि ये सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने मजीद जो है वो इनको एक तरह से प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए आप स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट करोगे, क्या करोगे आप, एक स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट, ठीक है। यानी कि स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट करोगे, और उसके अंदर आप जो है वो साइफिलिस को देखोगे, और आपको जो प्रॉपर मिल जाए, इसको हम कहते हैं आपके वीडी विड्रॉल टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट, ठीक है। अब ये वीडीआरएल जो टेस्ट होता है जब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, वहां पे एक डिजीज होती है एसएलई वगैरह, ठीक है। तो उसके अंदर ये नेगेटिव पॉजिटिव आता है, यानी कि ये फॉल्स पॉजिटिव आता है, क्योंकि उसके अंदर साइफिलिस तो नहीं होती, एसटीडी तो नहीं होती, लेकिन उसके अंदर भी आपका वीडीआरएल जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आ जाता है। ये हम वहां पे देखेंगे। तो आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखना कौन सा एरिया डैमेज हो चुका है, सीटी स्कैन एमआरआई करवाओ, स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट करो, ब्लड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाएगा और आपके ब्रेन के अंदर एंटर हो जाएगा, ब्रेन के डिफरेंट जो है वो पार्ट्स को डैमेज करेगा। तो जे आपके ब्लड के अंदर मौजूद होगा, तो ब्लड के अंदर आप वीडीआरएल टेस्ट वगैरह करवा के इसको जो है वो प्रॉपर स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था, ये इसका एक तरह से प्रॉपर डायग्नोस था। अब हम आते हैं कि यार हमने इसको जो है वो ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। हमने जो है इसका एक तरह से ट्रीट कैसे करना है, ट्रीटमेंट यही है कि यानी कि अगर उसकी एक तरह से जो है वो हो रहे हैं, मतलब उसके जो है वो सीएनएस के अंदर मसला बन रहा है, ठीक है, सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन्स वगैरह डैमेज हो रही हैं, सीएनएस के अंदर जो है वो न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रेन के अंदर आपके सीएनएस के अंदर न्यूरॉन्स वगैरह डैमेज हो जाती है, तो हम उसको प्रॉपर जो है वो रीजनरेट नहीं कर सकते, हम उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स वगैरह डैमेज हो जाए, उनकी एबिलिटी होती है वो दोबारा से रीजनरेट कर सकें। तो आपने कहना है कि जब भी नर्व डैमेज हो जाएंगी, तो ये एक तरह से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये बात आपने कहनी है। फिर आपने कहना है कि यार अगर ये साइफिलिस है, आपका एक तरह से बैक्टीरिया है, तो हम इसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक देके हम इसको ठीक कर सकते हैं। कौन कौन सी एंटीबायोटिक, आपने इसको क्या देना है, आईवी, ठीक है, आईवी क्या देना है, पेनिसिलिन देनी है, और कौन सी, पेनिसिलिन जी देनी है, ठीक है। यानी कि इसको आपने जो है वो पेनिसिलिन जी दे देनी है, पेनिसिलिन जी आपने इसको जो है वो देनी है कितने, 2 हफ्तों के लिए,
ठीक है, 2 वीक्स के लिए आपने इसको पेंसिलिन जी देनी इंट्रावेनसली। अगर वो पेशेंट जो पेंसिलिन से रेजिस्टेंट है, ठीक है, अगर वो पेशेंट पेंसिलिन जो है उसके एलर्जिक वगैरह रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, एलर्जी हो रही है, उसको रेजिस्टेंट है, यानी कि उसको जो है वो डिफरेंट जो है वो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो आपने इसके बदले में सेफ्ट्राइएक्सोन दे देना है। क्या दे देना है? सेफ्ट्राइएक्सोन दे देनी है, ठीक है। सेफ्ट्राइएक्सोन वगैरह जो है वो आप इसके अंदर जो है वो दे सकती हो। उसके अंदर अगर उसको जो है वो सीएनएस डैमेज होने की वजह से उसको सीजर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, उसको सीजर आ रहे हैं, प्लस उसकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन वगैरह है, तो आप सिंपली उसको क्या दे सकते हो, आप जो उसको फेनिटोइन जो हमने पढ़ी थी फेनिटोइन दे सकते हो, कार्बामेजिपिन आप दे सकते हो, वेलप्रोइक एसिड जो है वो आप दे सकते हो। अगर आपके पास पेशेंट आए उसको क्या हो, उसको सीजर वगैरह भी हो रहे हो और उसके पेन भी हो उसके मसल के अंदर, तो आप उसको फेनिटोइन और आपकी ये दूसरी जो चीजें ये आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका जो है वो टेबिस डोर्सालिस, जिसको हम आपका न्यूरोसाइफिलिस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम आते हैं आपके ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम के ऊपर कि आपका जो ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम है वो क्या होता है। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, क्या है आपका जो है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और आपका श्रिंगोमालिया, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। टेबिस डोर्सालिस मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है, इसको मैंने आपको बता दिया डिटेल से कि टेबिस डोर्सालिस वगैरह ये टर्शरी, जब टर्शरी स्टेज के ऊपर होगा उस वक्त जो है वो आपको जाके डैमेज करेगा, ठीक है। यानी कि आपके जो डोर्सल कॉलम रूट होगा उनकी जो माइलिन शीथ होगी उस माइलिन शीथ को डैमेज करेगा, डीमाइलिनेटेड करेगा, और आपको सारी साइंस और सिम्टम्स आ चुकी होंगी, आपको आ जाएंगी, और फिर आपको ये सारी चीजें आपको पता है। अच्छा, ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम। देखो, ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम प्रॉपरली जो है वो बेस करता है डीप टेंडर रिफ्लेक्स यानी कि इसमें क्या होता है, ये आपका जो होता है ना, हम न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, आपका हैमर होता है, उस हैमर को आपके डिफरेंट जो टेंडन्स होते हैं जो हमने पढ़े थे यार, करीनियल नर्व के रिफ्लेक्सेस आपको याद नहीं है कि हम जो वो एक हैमर होता था वो हैमर मारते थे आपके टेंडन के ऊपर, ठीक है। वो पेशेंट क्या करता था, वो अपने जो है जॉइंट्स को वगैरह, यानी कि अगर हम जो है वो एक्लीज टेंडन के ऊपर मारते हैं तो अपना जो पाँव होता था उसको एक तरह से डोर्सली रिफ्लेक्स करता था, ठीक है। और आपका पटेला के ऊपर मारता था तो वो उसका ठीक हो गया सर। तो ये था आपका। अच्छा, ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम के ऊपर आते हैं कि ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम क्या है। देखो, बहुत ही आसान है, जिसको ट्रैक्स आते हैं उसके लिए ये उसको याद है, उसको ये सारा चीजें पता है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने इसको सिर्फ समझ आपने यहाँ पे सुन लेना है, फिर आपने इसको जो है वो भूल जाना है, ठीक है। मतलब कि क्योंकि अगर आपको ट्रैक्स आते हैं ना, वो ही ट्रैक्स अगर आपको अच्छी तरह आते हैं तो वो आप अच्छी तरह याद कर, वही आपके लिए मोर देन एनफ है। अगर आपको ये ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम समझ नहीं आ रहा तो इसको मतलब कि आपने जो है वो नहीं याद करना, आप सिर्फ उन्हीं ट्रैक्स के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करो। तो अब हम आते हैं ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम। देखो, ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम में क्या होगा, ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम में होता कुछ यूं है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यानी कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका एक जो हाफ होता है वो डैमेज हो जाता है, यानी कि हेमी सेक्शन, ठीक है, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पहली इंपॉर्टेंट बात। यानी कि जो आपका ये देखें, ये इसमें क्या हो चुकी है, आपका एक जो हाफ है जो राइट है, ठीक है, जो राइट साइड है स्पाइनल कॉर्ड की वो ठीक है, उसकी में क्या है, लियन आ चुकी है, स्पाइनल कॉर्ड की जो राइट साइड है उसमें लियन आ चुकी है, जबकि जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, वो आपकी ठीक है। ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम में आपने कहना है कि किसी भी वजह से अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड की एक हाफ यानी कि वन हाफ डैमेज हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम। अब जब ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम पढ़ेंगे तो अब आपको पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके अंदर आके कुछ जो आपके ट्रैक्स होते हैं उनकी एक तरह से डिकोसेशन होती थी, यानी कि वो अपोजिट साइड पे क्रॉस कर जाते थे, और कुछ की जो है वो नहीं होती थी। तो वो ट्रैक्स, ठीक है, वो ट्रैक्स यहाँ पे गौर से सुनना है आपने कि वो ट्रैक्स जिनकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर डिकोसेशन हो रही होगी, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर डिकोसेशन हो रही होगी, वो अपोजिट साइड पे जा रहे होंगे, उनकी कॉन्ट्रालेटरल आपको जो है वो साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। अगर राइट साइड डैमेज हो रही है तो आपकी जो लेफ्ट हाफ होगा वहां पे जो है वो प्रॉपर आपको सेंसेशन वगैरह नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू द ट्रैक, यानी कि कौन सा ट्रैक डैमेज हो रहा है। अगर राइट हो रहा है तो आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रालेटरल मिलेगा। लेकिन वो ट्रैक्स जिनकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिकोसेशन नहीं हो रही उनकी इप्सिलेटरली आपको सारी चीजें मिलेंगी, इप्सिलेटर उसी साइड के ऊपर आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है जी। आपने पहली बात याद रखना है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको जो है वो सारी चीजें वो मैं आपको जब जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो समझाता जाता हूँ। देखो,
अगर क्या हो जाता है, आपको पता है कि जो आपका स्पाइनल कोड होता है, इसका जो डोर्सल हॉर्न होता है, यहाँ से क्या जाती है, आपकी सेंसरी फाइबर्स जाती हैं, ठीक है, सेंसरी फाइबर्स जाती हैं, ठीक है, आपकी क्या जाती है, सेंसरी फाइबर जाती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपका डीसीएमएल जा रहा है, कौन सा जा रहा है, आपके डीसीएमएल के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके डीसीएमएल के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जा रहे हैं, तो उनकी तो यहाँ पे डिकोसेशन नहीं हो रही, उनकी क्या हो रही, यहाँ पे डिकोसेशन नहीं हो रही। जब उसकी यहाँ पे डिकोसेशन नहीं हो रही, अब इसका मतलब अगर डीसीएमएल ही डैमेज होगा, उसके न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, तो आपको इप्सिलेटरल जो है वो साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है, क्या क्या मिलेंगे, इप्सिलेटरल, एक बात। दूसरा, आपको पता है कि यार आपके जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते थे, ठीक है, जो आपके अपर यानी कि कोर्टिको स्पाइनल जो ट्रैक्स होते थे, उनकी डिकोसेशन कहाँ पे होती थी, उनकी जो डिकोसेशन वहां पे होती थी, इसमें मेडुला ओब्लंगेटा के जो पायरामिड्स होते हैं वहां पे डिकोसेशन होती थी। तो वो मतलब कि आपके जो स्पाइनल कोड थे, उनकी जो है वो दूसरे लेटरल साइड पे आ जाती थी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके जो है वो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज हो जाएंगी और वो आपके स्पाइनल कोड के अंदर आ जाएंगे, तो वो जो फाइबर्स होंगे वो उसी साइड पे डैमेज होंगे, तो उसी साइड पे यानी कि इप्सिलेटरल आपको साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे। ये मैं आपको सारा वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिनको ये ट्रैक्स आते हैं, ठीक है, उनको समझ आ रही होगी। तो आपने सिर्फ ये कहना है कि क्या होता है कि इप्सिलेटरल उसी साइड पे लॉस हो जाती है ऑल सेंसेशन एट द लेवल ऑफ द लीजन्स, ठीक है, यानी कि वो ट्रैक जिनकी यहाँ पे एक तरह से डिकोसेशन तो नहीं हो रही, तो उनकी इप्सिलेटर यानी कि उसी साइड पे सारी की सारी जो सेंसेशन हो जाएंगी वो खत्म हो जाएंगी, चाहे वो आपके वो हैं लाइक आपके सेंसरी ट्रैक हैं या चाहे आपके मोटर ट्रैक हैं, पहली बात। दूसरी, वो क्या होता है, वो कहता है इप्सिलेटर लवर मोटर न्यूरॉन साइंस। पहली वो क्या कहता है कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, वहां पे अपर मोटर न्यूरॉन्स की जो है वो एंडिंग होती थी, ऐसे ही है ना, आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स आते थे और वो यहाँ पे एक तरह से एंड हो जाते थे, फिर आपके लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ से क्या होते थे, स्टार्ट होते थे, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर वो राइट साइड पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब तो यहाँ पे वो डैमेज हो जाएंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन्स तो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। जब लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगी और वो उसी साइड पे डैमेज होगी, तो आपको लोअर मोटर न्यूरॉन्स के सारे साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो हम पढ़ चुके हैं, लाइक आपको पैरालिसिस वगैरह होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस, और वो आपके एक तरह से हाइपो रिफ्लेक्सिया, हाइपोटोनिया, ये सारी कंडीशन आपको मिलेंगी, ठीक है, इप्सिलेटर उसी साइड के ऊपर। दूसरा क्या होगा कि इप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस बिलो द लेवल ऑफ द लीजंस ड्यू टू कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज। अब कोर्टिको जो स्पाइनल ट्रैक डैमेज है, जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज है, इसको तो डिकोसेशन कहाँ पे होती थी, इसकी क्रॉसिंग कहाँ पे होती थी, आपके मेडुल्ला ओब्लंगेटा पे, और मेडुल्ला ओब्लंगेटा पे हो रही है, तो ये तो अपोजिट साइड पे आ जाता था, ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पे इसकी क्या हो रही थी, डिकोसेशन हो रही थी, ये तो अब इस साइड पे आ जाएगा। जब इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड पे आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, और आपको पता है ये जो ट्रैक होता है, ट्रैक को हम क्या कहते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स ही कहते हैं ना, मैं आपको बता चुका हूँ, अपर मोटर न्यूरॉन्स ही कहते हैं। तो जब ये यहाँ पे डैमेज होगा, तो इसमें जो राइट साइड पे जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो एक तरह से क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, और वो आपको जो है वो इप्सिलेटर उसी साइड पे आपको क्या मिलेगा, मतलब कि कोर्टिकल स्पाइनल ट्रैक जो है वो साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे, जो मतलब कि आपको पता है अच्छी तरह। फिर क्या होगा, फिर देखिए उसने बता दिया कि इप्सिलेटर लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, लाइट, यानी कि टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, टच बिलो ड्यू टू डोर्सल कॉलन डैमेज, ड्यू टू डोर्सल यानी कि डीसीएमएल, डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस। अब डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस की तो यहाँ पे डिकोसेशन नहीं हो रही, जब उसकी डिकोसेशन नहीं हो रही, वो तो ऊपर जाके जो आपके न्यूक्लियाई थे, ठीक है, वहां पे एक ना से डिकोसेट कर रहा था, तो इसकी क्या हो जाएगी, उसी साइड पे इप्सिलेटरल आपको मिलेगा, ठीक है, यानी कि कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक और आपका डीसीएमएल की क्या मिलेगी, आपको उसी साइड पे मिलेगा, उसी साइड के ऊपर इप्सिलेटर मिलेगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा, जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा, अब आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पता है ये कहाँ पे होता था, ये तो यहीं पे आपको डिकोसेट करता था, ऐसे ही है ना, ठीक है। अगर मतलब कि अगर हम कहें कि इसमें क्या होता था कि जो आपका एक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता था, उसके फाइबर जहाँ से आते थे वो जाते थे आपकी जो है वो लेटरल वाइट कमीशन में जाते थे, इस ऊपर की तरफ चले जाते थे। एंटीरियर की अगर हम बात करें, वो यहाँ पे आते थे, जो एक तरह से यहाँ पर नीचे जाते थे और इस तरह ऊपर जो है वो असेंड कर जाते थे, ऐसे ही था ना। तो अब आपका यहाँ पे यानी कि यहाँ पे उनकी डिकोसेशन हो रही है, तो अब क्या होगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होंगे वो यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जब यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, तो अब आपको क्या होगा, अब आपको इप्सी यानी कि कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है, अब आपको जो है वो कॉन्ट्रालेटरल दूसरी साइड पे मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ
कि क्या होता है कि जो आपका अगर ये लेफ्ट साइड से, ठीक है, यानी कि अगर आपके लेफ्ट साइड के अपने आ रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड से वो आ रहे हैं, फाइबर्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड, उन्हें उन्होंने यहाँ पे डिकोसेट होना था, उन्होंने ऊपर जाना था। यानी कि राइट लेफ्ट साइड के जितने भी आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो एक ना फाइबर आ रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा जो आ रहा है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, वो इस तरह जा रहा है। तो अब तो वो यहाँ पे एक तरह से डैमेज हो जाएंगे। वो यहाँ पे जो है वो डैमेज हो जाएगा। जब वो वहां पे डैमेज हो जाएंगे, तो अब तो लियन तो आपके राइट साइड पे है, तो लेकिन जो लेफ्ट साइड पे जो स्पाइनोथैलेमिक जो ट्रैक होगी या उसकी जितनी भी सेंसेशन होगी, वो खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा? आपको कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो जाए, पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेटेड टच, और आपका पेन, टेम्परेचर, टच, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपोजिट साइड के ऊपर जो है वो आपको मिलेंगी। ठीक है, टच बिलो द लेवल लीजन ड्यू टू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज, यानी कि मैं आपको पहले बता चुका था कि जिसकी डिकोसेशन होगी स्पाइनो आपके स्पाइनल कोड के अंदर, उसकी कॉन्ट्रालेटरल होगी। जिसकी डिकोसेशन नहीं होगी उसकी इप्सी लेटरल होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। ठीक है, लास्ट पे आपने मुझे बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं आई। अब उसने यहाँ पे बताया हुआ कि आपका हॉर्नर सिंड्रोम होता है। देखो ये हॉर्नर सिंड्रोम जो होगा ना, हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे उसके अंदर, ओप्था के अंदर क्या होता है, हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है। देखो आपने हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर एक चीज याद रखनी, आपने कहना ये जो हॉर्नर सिंड्रोम है इसके अंदर जो भी आपसे जो है वो पूछता है ना कुछ हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में, वो कहता है कि बताएं यार हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर हमने हमें कौन सा ट्राइएड मिलता है, कौन सा हमें ट्राइएड देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या होता है, आपको मियोसिस होता है। क्या होता है कि पीपल की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यानी कि आपको मियोसिस देखने को मिलता है। दूसरा वो कहता है इसमें एन हाइड्रोसिस होता है। ठीक है, एन हाइड्रोसिस, यानी कि उनमें लोगों में जो पसीना वगैरह बहुत कम आता है। दूसरा पोटोसिस, यानी कि जो उसका अपर आईलिड होता है वो नीचे की तरफ गिरा होता है, और साथ जिस जब वो नीचे की तरफ गिर जाएगा तो हमें डिप्लोपिया मिलेगा। क्या मिलेगा? डिप्लोपिया, यानी कि उसको जब वो दो चीजें जो है वो दिखाई देने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीजें हमने देख चुके थे। तो आपने कहना है कि जब आपका इसकी वजह लियन, इफ लियन, वो क्या है, हाँ, इसमें क्या होता है कि आपको जो सिंपैथेटिक चेन होती है ना, जो सिंपैथेटिक चेन होती है जो आपका पैरा वर्टिब्रल जा रही होती है, यानी कि जो आपके वर्टिब्रल कारण के साथ साथ जो आपकी जो जा रही होती है, ठीक है, जो आपकी पैरा वर्टिब्रल जो सेंसरी सेंसेशन जो चेंज जा रही होती है वो डैमेज हो जाती है। जिसकी वजह से आपकी जो T10, जो आप सॉरी T1, जो आपकी T1 जो होती है ना, वो भी आपकी जो T1 होती है, जिसने आपको जो है वो आपके प्यूपल को जो है वो स्टिमुलेट करना होता है, और आपकी स्वेट ग्लैंड उनको इतना स्टिमुलेट करना होता है, और आपकी प्यूपल्स की जो है वो प्रॉपर कंस्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन करवानी होती है। ठीक है, और आपको जो है वो स्वेट ग्लैंड को स्क्रीट करवा के उससे आपका स्वेट जो है वो प्रोड्यूस करवाना होता है। तो जब भी आपका T1 डैमेज होगा, ठीक है, जब भी आपका T1 डैमेज होगा, तो जब T1 डैमेज होगा, ठीक है, आपकी सिंपैथेटिक जो चेन होगी, जो पैरा वर्टिब्रल जो सिंपैथेटिक चेन जा रही है, जब वो डैमेज हो जाएगी तो आपका T1 डैमेज होगा। और इसकी वजह जो भी आपके एक तरह से जो स्पाइनल नर्व जो इन आपके ग्लैंड्स को, यानी कि आपकी आई को, जो आपकी एक तरह से स्वेट ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, अब उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं करेंगी, तो आपको जब पीपल की कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगी, उसका पटोसिस मिलेगा, और आपको जो है वो पसीना वगैरह नहीं मिलेगा, एनहाइड्रोसिस मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू डैमेज टू ओक्लो सिंपैथेटिक पाथवे। ठीक है, यानी कि वो वही कह रहा है, जो पैरा वर्टिबल सिंपैथेटिक पाथवे वो डैमेज हो जाएगा। इसने रिलेट किया है कि इसमें क्या होता है कि जो आपका आई के अंदर, आई की तरफ जो आपकी सेंसेशन जा रही है, सिंपैथेटिक सेंसेशन जा रही है, वो मतलब कि डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये सारे साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे। अब उसने ये जो है पेशेंट जो है वो दिखाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये जो लियन वगैरह दिखाई हुई है, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन लोअर मोटर न्यूरॉन्स की हो जाएगी, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, पेन वगैरह कम हो जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो क्रूड टच जो होगा वो डिपेंडिंग ऑन द कौन सा ट्रैक जो है वो डैमेज हो रहा है उसकी बिना, उसकी बेस के ऊपर जो है वो ये सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, तो ये था आपका ब्रोन सिकवार्ड सिंड्रोम। अब मुझे जल्दी से बताएं आपको समझ आई है या नहीं।